सो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। थोड़ा क्लास एक्सटेंडेड रहेगा आज बिकॉज हमने लेट स्टार्ट किया है। हाँ बेटा बताइए प्रियांश, बताइए बताइए। सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द प्रोसीडिंग्स। हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपना सरफेस केमिस्ट्री। दिस इज अ प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक। किस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बेटा? केमिकल काइनेटिक्स के कि सरफेस केमिस्ट्री के? सरफेस केमिस्ट्री के नहीं बेटा, शॉर्ट नोट्स बनाना आपका काम है। आपको कोई डाउट है कंसेप्चुअली वो आप मुझे बताइए। शॉर्ट नोट्स आप बनाइए। इनफैक्ट रेदर देन सॉल्विंग शॉर्ट नोट्स हम सरफेस केमिस्ट्री के खूब सारे क्वेश्चंस करें। खूब सारे मतलब उसका नंबर काफी बड़ा होगा, 300-400 प्रॉब्लम करेंगे इस चैप्टर में। तो हमें शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी चैप्टर थोड़ा सा लेंथ थ्योरेटिकल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वी विल सॉल्व द मल्टीपल प्रॉब्लम। अरे चैप्टर के नंबर ऑफ पेजेस कैसे करेंगे? वो परेशान मत, वो मेरा हेडेक है। चैप्टर कैसे खत्म होगा वो मेरा हेडेक है। इट्स नॉट एन इश्यू। हमें सिर्फ पढ़ना है, जो होमवर्क दिया गया वो करना है। कैसे खत्म होगा कैसे स्टार्ट होगा ये मेरा हेडेक है। दिस इज माई हेडेक, माई हेडेक इनफैक्ट। तो आपको इस बारे में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये पूरा स्टेटमेंट एक बार में लिखो। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू। सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको भी जो भी समस्या है प्रियांशी आप बताते रहिए। और इस तरीके से चीजें हाईलाइटेड भी रहेंगी तो आपको थोड़ा शॉर्ट लगेगा। बाकी वही आपके पास स्क्रीनशॉट्स रहेंगे ही रहेंगे। चीजें अंडरलाइन करता जा ही रहा हूँ, है ना? तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे कंटिन्यूअसली, हमारे पास तो है। हाँ। सो सरफेस केमिस्ट्री में व्हाट वी विल डू इज, सरफेस केमिस्ट्री में वी विल सी कि चीजें सरफेस पे फिनोमिनास कैसे होती है ना। जैसे यहाँ पे हम सरफेस पे या फिर सरफेस पे काफी चीजें होती है, जैसे कोलाइडल्स हो गए, इमल्शन हो गए, मतलब जो भी चीजें किसी सरफेस पे, सरफेस रिलेटेड जो केमिस्ट्री है वो सारे फिनोमिनास को, सरफेस इंटरेक्शन, सरफेस से जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, है ना, वो सब कुछ हम इंट्रोड्यूस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। As you can see लिखा हुआ है, सरफेस केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री which deals with the study of the phenomena occurring at the surface और इंटरफेस। मतलब जो सरफेस और इंटरफेस में इंटरेक्शन हो रहा है बेटा, उन सारी चीजों की स्टडी हम करेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आई होप इस चैप्टर में आपको थ्योरेटिकल टॉपिक है, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक बोला जाता है। दिस इज अ प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक। सो वी विल ट्राई कि इसमें आपको काफी आनंद आए। फिर लिखा हुआ इफ द बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क फेसेस इन दिस चैप्टर मेन एम्फेसिस विल बी गिवन ऑन द थ्री टॉपिक्स। हमें ये पढ़ना है, देखो तीन टॉपिक्स हमें पढ़ने चैप्टर में। ये तीन टॉपिक्स जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एड्सॉर्प्शन, कोलॉइडल्स एंड इमल्शंस। इन टॉपिक्स को हमें स्टडी करना है अच्छे से। एड्सॉर्प्शन, कोलॉइडल्स एंड इमल्शंस, हाईलाइट अच्छे से तो होनी चाहिए। हाँ ठीक है, एड्सॉर्प्शन, कोलॉइडल, इमल्शंस पढ़ना है। अब एड्सॉर्प्शन क्या होता है जरा फटाफट ये देखो। एड्सॉर्प्शन इज द फिनोमेना of attracting or retaining the molecule of a substances on a surface of a liquid or a solid, resulting into a higher concentration of the molecule on the surface is called adsorption. adsorption मतलब कोई चीज सरफेस पे आके इंटरेक्ट कर रही है तो उस फिनोमेना को सिंपली हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, है ना। सरफेस से इंटरेक्शन, सरफेस पे एड्सॉर्प्शन, कोई भी फिनोमेना इंटरेक्टिंग की, अट्रैक्टिंग की, रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, ऑन अ सरफेस ऑफ अ सॉलिड, इनके सरफेस पे किसी चीज का हाई कंसंट्रेशन रहना मॉलिक्यूल का, क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में पूरा सरफेस एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे अगर कॉटन से, अगर पानी को हम बात करें, पानी में हम कॉटन डाल दें तो वो सरफेस फिनोमिना नहीं होगी, वो पूरा का पूरा कॉटन पानी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, तो ये एब्जॉर्प्शन, ABSORPITI एब्जॉर्प्शन। बट ये एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का मतलब जो सिर्फ सरफेस को वेट कर दे, सरफेस पे कंसंट्रेशन बढ़ा दे, जबकि पूरा कंसंट्रेशन वो लाई ना करे, उसे बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। अगर मैं इसको फोटो के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना चाहूं,
देखो मैं इसकी फोटो बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, सो दैट आप और ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाए, है ना। कोई एड्सॉर्प्शन का कोई एग्जांपल बता सकते हो जहाँ पे चीजें सिर्फ सरफेस पे रिटेन रहती हैं और वो बल्क में नहीं जाती हैं? कोई एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल बता सकते हो कोई डेली लाइफ का, जहाँ पे चीजें सिर्फ सरफेस पे इंटरेक्टेड रहती हैं और वो बल्क में नहीं जाती? बताइए कोई, अगर आपको याद हो तो। याद है किसी को, पता है कुछ? एग्जैक्टली, बॉडी पे जो ऑयल होता है सरफेस पे ज्यादा स्टिक रहता है। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया यार, गुड। बॉडी पे जो ऑयल लगाते हैं बेटा, वो क्या है? वो बॉडी के अंदर तो बहुत बहुत कम जाता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम केसेस में सरफेस पे ही रहता है कि नहीं रहता है, ये बताओ जरा। है ना, तो ऑयल ऑन अवर बॉडी इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट, एड्सॉर्प्शन या ऑयल इन अवर हेयर। है सोप हमारे बॉडी पे, ये सब क्या है? सोप के मॉलिक्यूल्स ने हमारे स्किन के सरफेस से इंटरेक्शन करके वहां पे कंसंट्रेशन बढ़ा, जिसे हमने वॉश कर दिया बाद में। तो ये सारे फिनोमिनस कैसी हैं? ये फिनोमिनस एब्जॉर्प्शन की हैं। जैसे अगर मैं फोटो के तरीके से आपको एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस बताऊं, तो आप देख सकते हैं। जैसे सपोज, हाँ ये एक सरफेस है ना, ये एक सरफेस है जहाँ पे इंट्रैक्शन हो रहा है। तो बाकी यहाँ पे बल्क में मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं खूब सारे। अब अगर सिर्फ सरफेस पे ही खूब सारे इंट्रैक्शन हो जाए, ये देखो किसी के सरफेस पे खूब सारे इंट्रैक्शन है। अब आई एम नॉट सेइंग कि सर सिर्फ सरफेस पे ही हो, बेटा उसके अंदर वाले मटेरियल में भी थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन होने वाला है, ये देखो। बट जो मेजॉरिटी ऑफ द कंसंट्रेशन है वो जो एब्जॉर्ब करने वाला है, उसके सरफेस पे ही चीजें रहने वाली हैं, बल्क से। बल्क मतलब यहाँ पे खूब सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, बाहर एटमॉस्फेयर में ऐसे खूब सारा पड़ा हुआ है, उसके सरफेस पे आ गया। ये तो ये जो फिनोमेना है, दिस फिनोमेना इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? जैसे ये सरफेस और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है बेटा, सरफेस के साथ साथ पूरे मटेरियल में बल्क में पड़ी रहती है, देख रहे हो? यहाँ पे सरफेस पे और उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है, जो चीज एब्जॉर्ब हुई है, उसका सिमिलैरिटी है। जबकि एड्सॉर्प्शन वाले केस में जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादातर सरफेस पे ही, एज यू कैन सी सरफेस पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और बल्क में कंसंट्रेशन बहुत कम है। और यहाँ पे क्या है, जो सरफेस पे कंसंट्रेशन है वही मटेरियल के बल्क में भी कंसंट्रेशन, मतलब एक कॉटन का फाइबर मैंने बनाया एक तरीके से, तो तुम ऐसे समझ सकते हो, दिस इज अ कोई फाइबर। तो ये एड्सॉर्प्शन हो गया जहाँ पे सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, बल्क में कंसंट्रेशन कम है। और यहाँ पे क्या है, दिस इज एब्जॉर्प्शन। मैंने उल्टा लिख दिया बेटे, एड्सॉर्प्शन, ए डी, सॉरी। और ये एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब पूरा का पूरा इंट्रैक्शन, पूरा का पूरा इंट्रैक्शन बल्क में हो, मतलब पूरे सरफेस कंप्लीटली। तो एब्जॉर्प्शन जो है बेटा, एक सरफेस फिनोमिनन, सरफेस इंट्रैक्शन, है ना। और एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिनन। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई हो कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है। तो ठीक है, वही एब्जॉर्प्शन ही हमें पढ़ना है बेटा यहाँ पे। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये देखो लिखा हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन देयर इज अ डिक्रीज इन द सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी का मतलब क्या है बेटा? देखो सीधी सी बात है बेटा, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। सरफेस क्या है? सरफेस एरिया तो किसी सब्सटेंस का, एक बार फिर से, ये तो इंट्रोडक्शन है बेटा, अभी एड्सॉर्प्शन के बारे में बहुत डिस्कशन करना है। एक बार एड्सॉर्प्शन टॉपिक खत्म हो जाए तो मैं चीजें खुद ही समझ में आएंगी। अभी तो मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस की है। मैंने क्या बोला कि अगर सरफेस फिनोमिना है बेटा, सरफेस पे चीजें ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही तो एब्जॉर्प्शन, और अगर बल्क में और इंटरेक्शन वो एब्जॉर्प्शन है। अभी तो हमने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है जस्ट, हम अभी बहुत सारे मेजर फैक्टर्स पे बात करेंगे इस पे, वो थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन देयर इज अ डिक्रीज इन द सरफेस एनर्जी। मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते रहेंगे सरफेस पे,
वैसे वैसे उस पे जो मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो रहे हैं उनका रेट कम होता जाएगा। इसकी सिंपल सी कहानी ये है कि सपोज यू हैव अ क्लास ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ 100। तुम्हारे पास एक क्लास है जिसकी ऑक्यूपेंसी 100। एक क्लास, इस पे बेंचेस बनी हुई है, लाइक दिस, ऐसे बेंचेस बनी हुई हैं, ये बेंचेस, ठीक है, और इसकी ऑक्यूपेंसी 100 की। अब सपोज तुमको कहा गया कि तुम फटाफट इस क्लास में सेटल हो जाओ, तो बेटा जो पहले 20 स्टूडेंट्स होंगे जो क्लास में एंटर करेंगे, उनके पास ज्यादा ऑप्शन से ज्यादा स्पेस होगा टू सेटल डाउन, तो रेंडमली कहीं भी बैठ के सेटल हो जाएंगे जिसकी जो भी चॉइस हो, ठीक है। 20 ने फटाफट सेटलमेंट किया, बट जब ये 20 ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गए रेंडमली, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट 20 को बुलाऊंगा, क्या वो उतना फास्ट और उतना रेंडमली सेटल हो पाएंगे जितना फर्स्ट वाले 20 सेटल हुए थे? सो द आंसर इज नो, बिकॉज अब 100 में से जो सीट्स हैं वो सिर्फ 80 बची हुई हैं। जो फर्स्ट 20 थे उनके लिए 100 सीट्स थी, जो नेक्स्ट 20 है उनके लिए सीट्स तो सिर्फ 80 बची हुई है ना। इसका मतलब उनके लिए जो एनर्जी है या फिर उनके लिए जो रेंडमनेस क्रिएट होनी चाहिए वो उतनी क्रिएट नहीं हो पा रही है। फिर से चेक करो। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट 20 बैठेंगे आपकी क्लास में, तो उनके लिए ऑक्यूपेंसी की पॉसिबिलिटी और कम हो गई, क्योंकि उनके पास सिर्फ 60 सीट्स बची हुई है बेटा। बात समझ आ रही है? तो जैसे जैसे 2020 स्टूडेंट्स आके सेटल होते रहेंगे, तो बेटा जो रेंडमनेस है या फिर जो एनर्जी है, जिस एनर्जी से वो वहां बैठ सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज, उनमें पॉसिबिलिटीज में कम आने लगेगी, या उसका चांस कम होने लगेगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि एड्सॉर्प्शन के साथ साथ डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी होता है, बिकॉज जो पहले मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब हो जाएंगे वो रेंडमली किसी भी सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हो सकते, बट जब उन्होंने वो सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, तो बाकी जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं उनके लिए वो सरफेस एरिया तो अवेलेबल ही नहीं। उनको थोड़ा सेलेक्टिवली चीजें देखनी पड़ेंगी अगर दे वांट टू एड्सॉर्ब ऑन अ सरफेस, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है एड्सॉर्प्शन के साथ साथ देयर इज अ डिक्रीज इन द सरफेस एनर्जी। बोलो, ये बात समझ आई? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है कि एड्सॉर्प्शन के साथ डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी का मतलब क्या है। ये क्लास वाला एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका। फर्स्ट 20 को ज्यादा पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट 20 को कम। वही हाल है सरफेस एरिया का भी, सरफेस एनर्जी का भी, है ना। तो हम एग्जांपल से चीजें याद रखने की कोशिश करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट सरफेस फ्रॉम द सरफेस, इट्स कॉल्ड डिसॉर्प्शन। मतलब अगर तुम्हें एड्सॉर्ब्ड सरफेस को, एड्सॉर्ब सब्सटेंस को सरफेस से हटाना है, देन जो एड्सॉर्ब हुआ है उसको ऑपोजिट फिनोमेना को डिसॉर्प्शन बोलते हैं। लेते हैं क्या लिखा हुआ, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एड्सॉर्ब्ड सरफेस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज एड्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। मतलब एड्सॉर्प्शन का जो अपोजिट है वो डिसॉर्प्शन। समझ आया? इट इज अ रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय हीटिंग और रिड्यूसिंग द प्रेशर। ये एड्सॉर्प्शन का रिवर्स होता है, और एड्सॉर्प्शन को रिवर्स कर सकते हैं या तो हीट करके और बाय द रिड्यूसिंग द प्रेशर। प्रेशर को कम कर दिया तो ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होना चाहते थे वो उतना अच्छे से एड्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे, ठीक है। या फिर उनको क्या कर दिया, उनको हमने हीट कर दिया। तो ये सारी चीजें बेटा इन सारी कैटेगरीज में आएंगी। बात समझ आई? इतनी पहले ये बताओ जरा मुझे, किसी को कोई डाउट है अभी तक वो मुझे बता सकता है। तो बॉयज आर हैविंग एनी डाउट, अगर समझ आ गया है तो एक बार कंफर्म कर दो, बिकॉज ये पहला टॉपिक था। चलो, और उनको समझ आया, व्हाट अबाउट बाकी चिंता? प्रियांशी देव, चलो सबको समझ आ रहा है। आज अंशिका नहीं दिख रही, अंशिका गया था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी आप बढ़ रही शॉर्ट नोट्स की मैं पढ़ाऊंगा तो आपको इस शीट से, लेकिन आपको शॉर्ट नोट एनसीईआरटी पढ़ के भी बनाना है, कि आप चीजें फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते रहें। ना, शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत है नहीं कि आप इस चैप्टर को लिखेंगे। चैप्टर को ना लिख के आप, इफ यू आर सीरियस इनफ, तो इस चैप्टर के नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, बिकॉज इतना बड़ा चैप्टर आप लिख लिख के पागल हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 20 से 30 पेजेस आपको लिखने पड़ेंगे, और आप शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे फिर, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। और इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, द मोर हायर इज द पॉसिबिलिटी कि आप उस चीज को याद रख पाए अच्छे से, ठीक है। इसलिए आई सजेस्ट कि ये जो मैं शीट्स दे रहा हूँ, आप इनके प्रिंट आउट लेके इनको अंडरलाइन करके अपने पास परमानेंटली ही रखें, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है रेदर देन कॉपी में लिखना।
कॉपी में वो चीज लिखो जो फिजिकली पढ़ सकते हो। थ्योरेटिकल चीजों को कॉपी में लिख के अपना टाइम इन्वेस्ट या वेस्ट मत करो, रेदर देन आप उसके प्रिंट आउट्स ले लें, बिकॉज सॉफ्ट कॉपी से कहाँ तक आप पढ़ेंगे। ऑनलाइन क्लासेस वैसे भी काफी ज्यादा टायरिंग होती हैं। मैं इसकी ओरिजिनल शीट्स भेजता रहूंगा, 4-5 आप उसको प्रिंट आउट्स निकलवा लीजिए घर पे आसपास जो भी अवेलेबल हो, थोड़ा सा बाहर जाके पॉसिबल, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट यू, बिकॉज ये प्योर पीडीएफ का फॉर्म है। आप इसको अपने शॉर्ट नोट्स के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो आप इसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, एज यू नो, एज यू वांट, बिकॉज ये थ्योरेटिकल है। आप देखना है ये सेलेक्ट भी हो रहा है, तो अगर आप पीडीएफ में ये चीज सेलेक्ट करके कॉपी करके इसके कुछ पॉइंट्स हटाना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है शॉर्ट नोट्स बनाने में। प्रियांशी, समझ आई मेरी बात? प्रियांशी, हैव यू गॉट दिस? अब पता नहीं इसने हैंड रेस अभी के लिए किया कि पहले के लिए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं शॉर्ट नोट बनाने के। अब मैं ही सब कुछ कर दूंगा, तुमको थोड़े एफर्ट डालो पागल। तुम उसको कट करके अलग अलग पॉइंट्स बना सकते हो जो भी तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, या फिर प्रिंट आउट लेके अंडरलाइन कर दो, बहुत सारे ऑप्शन। पहले अगला पॉइंट जो तुम्हें पढ़ना है वो है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेंट का मतलब क्या होता है? द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्सॉर्प्शन अकर्स इज नोन एज एड्सॉर्बेंट। मतलब जिसके सरफेस पे चीजें एड्सॉर्ब हो रही हैं उसे एड्सॉर्बेंट बोलते हैं। बाकी the substance that get absorbed on the solid surface due to intermolecular attraction is called adsorbate। मतलब adsorbate वो है जो एड्सॉर्ब हो रहा है, एंड एड्सॉर्बेंट वो है जिसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, एड्सॉर्बेट मतलब जो एड्सॉर्ब हो रहा है, एड्सॉर्बेंट मतलब जिसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है ना। बाकी और एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल आर गुड एड्सॉर्बेंट बिकॉज, रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव द हाई पोरस स्ट्रक्चर एंड हैव अ लार्जर सरफेस एरिया। बेटा सीधी सी बात है, एड्सॉर्बेंट का मतलब ये सरफेस फिनोमेना मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। जो भी सरफेस फिनोमेना होती हैं तो उनका रिएक्टिविटी है वो बहुत अच्छे एड्सॉर्बेंट की तरह तभी काम कर सकते हैं व्हेन दे हैव द लार्जर सरफेस एरिया। तो ये जो चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, इन सबको मैंने गुड्स एड्सॉर्बेंट्स इसलिए बोला है बिकॉज दे आर हैविंग हायर पोरस स्ट्रक्चर। उनका पोरस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा हायर है ना, ये लिखा हुआ है, दे हैव हायर पोरस स्ट्रक्चर। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, दे हैव हायर पोरस। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी ज्यादा पोरस होता है ना, इसीलिए अच्छे एड्सॉर्बेंट। बाकी एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्प्शन के एग्जांपल्स हैं। बेटा आजकल कोरोना बहुत चल रहा है ना, तो कोरोना के लिए आप लोग मास्क लगा के घूमते हैं। तो मास्क डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी, बाकी हम लोग तो यूजुअली घटिया क्वालिटी के मास्क यूज करते हैं, कॉटन के, कभी ये वो। बाकी आप जो अच्छे मास्क अगर यूज करें, आपने N95 मास्क का नाम सुना है? N95 मास्क, या फिर जो अच्छे मास्क होते हैं थोड़े से अच्छे हैं, हैव यू हर्ड अबाउट दैट? अरे आपने इन मास्क के नाम सुने? सुना है ना, कोरोना चल रहा है बेटा, ये तो सुना ही होगा, पागल हो गए क्या, नहीं सुना? सुना है, हाँ। तो बेटा होता क्या है इसमें, व्हाट दे गोना डू इज, पहले मैं एग्जांपल बताता हूँ फिर मैं बताता हूँ कि जो मास्क होते हैं इनका मैकेनिज्म क्या होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दैट। अब देखो, एड्सॉर्प्शन के एग्जांपल में लिखा हुआ है एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाय द चारकोल। तो अगर फाइनली डिवाइडेड एक्टिवेटेड चारकोल हैज अ टेंडेंसी टू एब्सॉर्ब अ नंबर ऑफ गैसेस लाइक अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फॉस्फोन एटसेट्रा। इन केस ऑफ चारकोल एक्ट एज एडसॉर्बेंट व्हाइल गैस मॉलिक्यूल्स एक्ट एज एडसॉर्बेंट। तो एक्चुअली होता क्या है बेटा, जो अच्छे 995 टाइप के जो मास्क होते हैं, जो ओरिजिनल मास्क हैं, उसमें होता क्या है बेटा, उसमें चारकोल या फिर कुछ ऐसा सब्सटेंस रखा जाता है जिसकी टेंडेंसी होती है टू एब्सॉर्ब द गैसेस एज वेल एज द वायरस जो एयर में फैले हुए हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, जो मास्क हम लगाते हैं ना, उसका जो मैकेनिज्म है, उसका मैकेनिज्म डिपेंड करता है एड्सॉर्प्शन पे, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। सबसे बर्निंग टॉपिक है बेटा ये, और डेफिनेटली जेई के पेपर में इससे सवाल एक से तो बनने ही वाले हैं, बिकॉज दिस इज अ बर्निंग टॉपिक, और करंट टॉपिक पे जेई सवाल पूछना बहुत प्रेफर करता है। तो जो N95 टाइप्स के मास्क हैं वो सारे के सारे एड्सॉर्प्शन के मैकेनिज्म पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे चारकोल एग्जांपल है, दे हैव टेकन अ डिफरेंट टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो गैसेस के साथ साथ हमारे वायरस को भी एड्सॉर्ब कर ले, किस पे, अपने सरफेस पे। सरफेस फिनोमेना का फायदा ये, वो बल्क में करेगा तो इट मे बी पॉसिबल वो वायरस आप इनहेल कर दो। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ज्यादा बेटर ऑप्शन है ओवर द एब्जॉर्प्शन।
जो मास के अंदर जो छोटा सा आपको लगता है ना ये बटन टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू आप एयर फ्लो करवाते हुए इनहेल करते हो जो एयर, वो एक्चुअली उसमें एक एड्सॉर्बेट लगा होता है, एड्सॉर्बेंट लगा होता है, जो सारी गैसेस और वायरस को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पे जो वायरस है वो एड्सॉर्बेट का काम करेगा, और जो एक्टिवेटेड चारकोल या कोई दूसरा चीज लगा हुआ है वो एड्सॉर्बेंट का काम करेगा। तो बहुत ही बर्निंग टॉपिक है मास्क वाला, तो वो चीजें हम यूज कर सकते हैं सो दैट वायरस और जो डिफरेंट डिफरेंट खतरनाक गैसेज है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, वो हम उनके सरफेस पे एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, सो दैट उनका हम मिनिमल अमाउंट ही अपने बॉडी के अंदर लें। बिकॉज अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन एक लिमिटेड अमाउंट तक हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो सकती है, लिमिटेड, बहुत ही कम अमाउंट है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है बेटा। तो बॉडी में कोई भी चीज है इनहेलेशन या फिर किसी के थ्रू जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्जीन या क्लोरीन, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता। दीज आर द फॉरेन सब्सटेंसेस। ठीक है, थोड़ा बेसिक बायो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक, एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस और अ वायरस बाय चारकोल और एनी अदर। दूसरा एग्जांपल, एड्सॉर्प्शन ऑफ अ डाई बाय द चारकोल। अब बाकी किसी डाई का एड्सॉर्प्शन चारकोल पे करवाना है तो वही एनिमल चारकोल इज यूज्ड फॉर डीकलराइजिंग अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्यूशन। कि अगर कोई सॉल्यूशन में डाई पड़ा हुआ है तो एनिमल चारकोल को यूज करके हम उसके सरफेस पे उससे डाई के मॉलिक्यूल्स रिमूव कर सकते हैं। वही लिखा हुआ है, द डिस्चार्ज ऑफ द कलर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द कलर्ड कंपाउंड usually an organic dye gets adsorb on the surface of adsorbent that is aramid charcoal। मतलब आपने डाई कोई कलर रखा हुआ है, मतलब डाइज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो यूजुअली कलर्स प्रोवाइड करते हैं। बाकी आपको पता ही होगा जो कॉटन का नेचुरल कलर है वो थोड़ा डस्टी व्हाइट टाइप का होता है। कि आपने प्योर कॉटन कभी देखा है, प्लांट्स में लगा हुआ प्योर कॉटन कभी देखा है फोटो या ओरिजिनली किसी? ओरिजिनल कॉटन का कलर कैसा होता है? डस्टी व्हाइट होता है या कोई और कलर होता है किसी की नजर में अगर कुछ हो तो? आई गेस मैं नाम सही ले रहा हूँ, डस्टी व्हाइट बोल सकते हैं। कैसा कलर होता है कॉटन का प्योर? हाँ, थोड़ा सा हल्का सा माइन्यूट पीला, इसलिए मैं डस्टी व्हाइट बोल, एकदम माइन्यूट येलो सा है ना, तो एक्चुअली वो है नेचुरल फाइबर कॉटन की, अगर मैं बात करूँ बाकी सब्सटेंसेस की नहीं। अब हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो बेटा क्लोथ्स पहनते हैं तो क्या होता है बेटा, पहले क्या करते हैं उनसे थ्रेड्स बनाए जाते हैं, व्हाइट कलर के थ्रेड्स बनाए जाते हैं, है ना। उसके बाद व्हाइट कलर के थ्रेड्स पे हम डाई करते हैं सो दैट हमें कलर्ड थ्रेड मिले। फिर उनके बाद उनकी बुनाई और सिलाई करके फ्रॉम द डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट मशीनरीज हम क्लोथ्स का फॉर्मेशन करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कितना ज्यादा अच्छे सब्सटेंसेस या कितने ज्यादा अच्छे डाइज यूज हुए, उस हिसाब से ब्रांड्स का कलर डिसाइड होता है। आपको पता ही है बेटा, अगर आप ठीक ठाक ब्रांडेड चीजें लोगे, ब्रांडेड का मतलब जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भी तरीके का अच्छे ब्रांड्स ले लो, जो टी शर्ट्स के लिए, गर्ल्स के लिए टॉप वॉप के जो टॉप ब्रांड्स हैं, तो उन ब्रांड्स के यूजुअली क्या होते हैं, आप उनको मशीन में वॉश करोगे तो उनके कलर्स जल्दी जाते नहीं है, बिकॉज दे यूज अ वेरी गुड सब्सटेंस, काफी अच्छी ऑर्गेनिक डाइज यूज करते हैं। बाकी आप कोई नॉर्मल सा क्लॉथ ले लो बेटा, 100-200 रुपए वाला टी शर्ट यूजुअली मिलता रहता है मार्केट, है ना, आप उनको यूज करोगे तो रेड कलर का पहला तो बहुत बढ़िया बने, लेकिन धीरे धीरे उनका धूप के साथ या फिर वॉश के साथ कलर जाता रहता है, आपने देखा होगा। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल डाई यूज किया है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है डाइज ऑन द चारकोल। बाकी मेरे को थोड़ा सा आइडिया इसलिए भी है बिकॉज मेरे मामा की टेक्सटाइल फैक्ट्री है लुधियाना में। लुधियाना इज वन ऑफ द हब ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द इंडिया, तो वहाँ पे मेरे मामा जी की फैक्ट्री है। तो ये बीन देयर, बिकॉज मैं जलंधर में पढ़ा भाला हूँ, तो मैं लुधियाना वहाँ से हार्डली 80 किलोमीटर होता था, तो 1-2 घंटे का ट्रैवल होता था। मैं वीकेंड पे यूजुअली कभी कभी चला जाता था, तो यूज टू गो देयर, कभी विजिट करता था, तो वहाँ पे मैंने सारी चीजें देखी कि कैसे कलरिंग होती है, बिकॉज अब तो मामा ने खुद की डाई की फैक्ट्री भी ओपन करने का प्लान कर रखा है। तो आई हैव एन आइडिया कि चीजें वर्क कैसे करती हैं इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो दिस इज अ सेकंड एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, ये अच्छा पॉइंट है बेटा, याद रखेंगे सभी। व्हेन बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जब दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं तो उसे सॉर्प्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉर्प्शन। बाकी होता क्या है, डाइज गेट एड्सॉर्ब एज वेल एज एब्सॉर्ब इन द कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर को लो बेटा, तो कॉटन फाइबर पे एड्सॉर्प्शन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, मतलब कॉटन उसे एब्जॉर्ब भी करेगा पूरे बल्क में और सरफेस में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स आके इकट्ठा हो जाएंगे। तो एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जब दोनों हो,
जब देखो ये मैंने बताया था क्या, ये फिनोमेना बताया था, अगर सिर्फ सरफेस पे हो तो एड्सॉर्प्शन, अगर पूरे बल्क में है तो एब्जॉर्प्शन। अगर सरफेस और बल्क दोनों में कंसंट्रेशन ज्यादा ज्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बेटा, उसे सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, बाकी देखो नीचे लिखा हुआ है एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। आप एक एग्जांपल को पढ़ लें बेटा, है ना। बाकी ये डिफरेंस मैं बताता हूँ, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द एड्सॉर्प्शन एंड द एब्जॉर्प्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो यहाँ से फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। एड्सॉर्प्शन, फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज अ फिनोमेना इन विच द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस और लिक्विड गैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉलिड। मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है लिक्विड और गैस का थ्रू आउट द बॉडी ऑफ अ सॉलिड, पूरी बॉडी में थ्रू आउट इसका बढ़िया काम रहता है, किसका, एड्सॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन, अब बेटा एड्सॉर्प्शन की बात करो। एड्सॉर्प्शन पे क्या होता है, दिस इज द फिनोमेना ऑफ हायर कंसंट्रेशन of a gas or a liquid on the surface than in the bulk। मतलब कभी सरफेस पे कंसंट्रेशन बल्क से ज्यादा हो जाए तो वो एड्सॉर्प्शन है। बाकी अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द बॉडी वो एब्जॉर्प्शन है। आई होप ये काफी आपको हेल्प करेगा टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। सेकंड पॉइंट, द कंसंट्रेशन इज द सेम, कंसंट्रेशन इज द सेम थ्रू आउट द मटेरियल, पूरे मटेरियल में कंसंट्रेशन सेम होता है। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज अ बल्क फिनोमेना। तो एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, concentration on the surface of the adsorbent is different as higher concentration from the in the bulk। मतलब सरफेस पे जो एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे एड्सॉर्बेट का जो कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा हाइयर है कंपेयर टू दैट ऑफ इन द बल्क, जैसे मैंने अभी आपको फोटो में दिखाया था। इसीलिए ये फिनोमेना कैसा है, दिस इज सरफेस फिनोमेना। बाकी जो एब्जॉर्प्शन है वो एक यूनिफॉर्म रेट पे होता है। बाकी जो एड्सॉर्प्शन है इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग एंड इट्स रेट स्लोली डिक्रीजेस। ये मैंने आपको क्लासरूम वाला एग्जांपल बताया था, बिकॉज किसी सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब हो रहे हैं तो पहले क्या होगा, जो पहले मॉलिक्यूल्स आएंगे वो सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर देंगे, तो जो आगे आगे के नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए जो फ्री अवेलेबल सरफेस एरिया बेटा उसका अमाउंट कम होता जाएगा टाइम के साथ साथ। बात समझ रहे हैं आप। इसीलिए यहाँ पे जो फर्स्ट में है, जो बिगिनिंग में जो रेट है वो काफी फास्ट होगा, रैपिड होगा, और स्लोली स्लोली इसका जो पेस है वो डिक्रीज होता चला जाए। बोलो मेरी ये बात समझ आए कि नहीं आई। प्रियांशी, अरुण और देव, अब आप मुझे ये बताइए क्या मेरी बात आपको समझ आई इस समय। प्रियांशी को डाउट्स थे थोड़े से। प्रियांशी, व्हाट अबाउट यू। अच्छे से आगे समझ में कोई भी तो सभी डाउट बताओ, बिकॉज थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा टायरिंग हो सकता है, लेकिन पढ़ना तो है जेईई के सिलेबस में। और बेटा थोड़ा सेल्फ मोटिवेटेड भी रहो, अगर तुम आईआईटी में जाना चाहते हो तो बी अटेंटिव एंड बी सीरियस। सीधी सी बात ये है, टीचर्स कितना भी मोटिवेट करें, कितना भी अच्छे से बता दें, लेकिन इट्स ऑल अबाउट यू, है ना। हम तुम्हें हेल्प कर सकते हैं अगर तुम खुद से इंस्पायर्ड हो आईआईटी में जाने के लिए। बाकी हम तुम्हें आईआईटी में भेज नहीं सकते, वी आर द गाइड्स। हम तुम्हें गाइड कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए मेहनत नहीं कर सकते। हम गाइड का काम कर देंगे, हम तरीका बता देंगे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने तरीके से, दिस इज टास्क। तुम गाइड कर सकते हैं, तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस कभी है या कोई हेल्प चाहिए, तुम्हें पाथ नहीं मिल रहा है, वो हम पाथ बता सकते हैं, लेकिन पाथ पे दौड़ना, भागना और चलना ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग है, सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, सबके वीकनेसेस अलग अलग है। कोई मॉर्निंग में पढ़ता है, कोई इवनिंग में पढ़ता है, कोई लेट नाइट पढ़ना प्रेफर करता है, किसी को फिजिक्स पढ़ना ज्यादा पसंद है, किसी को केमिस्ट्री ज्यादा स्कोरिंग लगता है, किसी को मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो हर इंडिविजुअल अलग अलग है, तो डिपेंडिंग अपॉन द डेट अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करो और इसी हिसाब से उस पर मेहनत करो, अपने स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करो और अपनी वीकनेस को भी स्ट्रॉन्ग के पॉइंट में लेके। तुम्हारा वीकनेस इतना मिनिमल होना चाहिए कि वो दूसरों के स्ट्रॉन्ग से भी ज्यादा बेटर हो जाए। जब ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होगा तो जेई निकलेगा कैसे नहीं, जेई की ऐसी की तैसी। लोगों ने निकाला है, लोगों ने प्रूव कर दिया है कि हार्ड वर्क सक्सेसफुल होता है। बाकी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो स्टडी एज अ करियर ऑप्ट करते हैं ना, वो सबसे इजीएस्ट करियर है टू परस्यू। पढ़ाई सबसे इजी ऑप्शन है करियर का, तुम्हें पता है, रेदर देन अदर स्पोर्ट्स और आर्ट्स और कॉमर्स। कॉमर्स कह रहा हूँ, कुछ और करियर के लिए आप जाएंगे, आर्ट्स या फिर किसी और चीज के लिए। सबसे इजीएस्ट है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम आईआईटी में गए, तुमने डिसेंट भी कर दिया,
तो भी तुमको डिसेंट पैकेज मिलने वाला है, कम से कम 10 से 12 LPA तो कोई नहीं रोक सकता, अगर तुम्हारा बहुत भी खराब परफॉर्मेंस रहा, ये तुम्हें पता है। तो जो तुम अभी करने की सोच रहे हो ना, दिस इज द इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू। स्पोर्ट्स में तुम्हें पता है क्या हाल है इंडिया में, कितना कंपटीशन है। क्रिकेट में जाके देखो बेटा, रणजी के ट्रायल्स हालत खराब हो जाएगी। हॉकी में जाके देखो बेटा, बाकी स्पोर्ट्स में तो पैसा ही नहीं है, बुरे हाल हो रखे हैं एथलीट्स के। और कोई करियर चूज करके देखो, एक्टिंग में जाके देखो कितना बवाल चल रहा है सुशांत की मौत के बाद से। तो कहीं भी आप जाओगे, कहीं भी, हर जगह बहुत स्ट्रगल है, लेकिन यहाँ पे एकदम कंसेप्ट क्लियर है। पढ़ोगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, कितनी भी मंदी आ जाए बेटा, आईआईटी इज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ द वर्ल्ड, और जेई एडवांस का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है वर्ल्ड में। वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर के ऑल द बेस्ट के मैसेजेस आते हैं जेई एडवांस के पेपर से, एमआईटी के प्रोफेसर के। तो तुम समझ सकते हो, अगर तुम वहां पे खुद बैठे होगे तो व्हाट इज योर इंपॉर्टेंस इन द पैन वर्ल्ड। इंडिया तो छोड़ दो। तो ये चीजें सोचो, इस पे काम करो, फिर जुट जाओ। क्वेश्चन मत करो सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या है पढ़ रहे हैं। अब सिलेबस में है, थ्योरेटिकल है, ठीक उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन करना क्यों है, व्हाट इज द मोटिवेशन, व्हाट इज द टारगेट, व्हाट इज लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान इज कि हम ये चैप्टर पढ़ के इस चैप्टर का क्वेश्चन सही करेंगे, सो दैट आई कैन इंक्रीज माई स्कोर एंड आई कैन इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ बी इन द आईआईटी। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। इस चैप्टर से इंक्रीज स्कोर करके हम आईआईटी में जाने का चांस और इंक्रीज कर रहे हैं। हर चैप्टर को जब भी पढ़ो, हर कंसेप्ट को जब भी पढ़ो, हमेशा ये ध्यान में रखो, इस हिसाब से पढ़ो कि अगर ये कंसेप्ट आ गया तो इस क्वेश्चन के सही करने के बाद से मेरे आईआईटी में जाने के चांस और बढ़ गए, और बढ़ गए। हर कंसेप्ट को खत्म करने के बाद, हर क्वेश्चन को खत्म करने के बाद ये दिमाग में जरूर रखो, एक चैप्टर खत्म करो तो खुद को शाबाशी करो, खुद को पैम्पर करो, खुद को अप्रिशिएट करो, नेक्स्ट टारगेट फिक्स करो कि चैप्टर खत्म कर दिया है, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आए, डेफिनेटली गोना क्रैक दैट, और उससे मैं आईआईटी में जाने का चांस और बढ़ा दूंगा अपना। तो इस माइंडसेट के साथ पढ़ो, या फिर तुम्हारा जो भी मोटिवेशन उससे आगे बढ़ो, तो चीजें बेटर से बेस्ट की तरफ जाने लगेंगे ऑटोमेटिक। बाकी देखो, अब थोड़ा सा लॉजिकल बात हम करें तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द एडसॉर्प्शन। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द एडसॉर्प्शन की बात करो तो एडसॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है बेटा, बिकॉज यहाँ पे सरफेस एनर्जी कम होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सपेरिमेंट करके तो नहीं देख सकते, फैक्ट की तरह ही है। अगर तुम समझने के लिए ये तुम एज्यूम कर सकते हो कि एक ऐसा प्रोसेस है एक्सो, और याद रखने का तरीका क्या है, बिकॉज यहाँ पे सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रही है बेटा, इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया कौन सा, एड्सॉर्प्शन। ये आईआईटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नीट में भी एक बार पूछा जा चुका है। एड्सॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होने वाला है नेगेटिव। क्यों, इसके लिए सरफेस एनर्जी कम होती जाती है। एनर्जी पहले बहुत ज्यादा हाई थी सरफेस एनर्जी, इसके बाद एनर्जी धीरे 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 कम हो गई, पहले एनर्जी ज्यादा थी बाद में कम हो। इसीलिए इसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू है एड्सॉर्प्शन के लिए, वो ऑलवेज क्या रहने वाली है, नेगेटिव। अब एंट्रोपी की बात करो, देखो बेटा थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैं तुम्हें यही बता देता हूँ। ये तो मोटिवेशन सुन के, थोड़ा ज्ञान सुन के सो तो नहीं गए सारे के सारे, बिकॉज चैप्टर पे थ्योरेटिकल है, तुम्हें मजा तो बड़ा आ रहा है, बाकी तुम सो गए हो कहीं, ऐसा तो नहीं तुम सो रहे हो मस्त बेटा रजाई गए ओढ़ के, कूलर के नीचे, पराठे परोठे खा के, दूध दूध पी के, चाय आय की चुस्कियां मार के। प्रियांशी तो पक्का सो गई, अरुण तो नहीं सो रहा, अरुण तो दूध दूध पी के बस पढ़ाई कर रहा है। प्रियांशी भी सो गए, देव भी सो गए, ऐसा ही है ना। प्रियांशी और देव सो गए। नहीं सर, प्रियांशी और देव, वेरी गुड।
चलो हाँ, मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने जा रहा था इसकी। तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए अब ये बताओ, एड्सॉर्प्शन तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, तो डेल्टा जी क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स, मैंने आपको पढ़ाया। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर मुझे डेल्टा जी का साइन जानना है तो मुझे डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन जानना पड़ेगा। डेल्टा एच इज लेस देन जीरो मैंने बताया। तो डेल्टा एच इज लेस देन जीरो मतलब ये कैसा प्रोसेस था? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस था बेटा। व्हाट अबाउट डेल्टा एस? सिस्टम की एंट्रोपी या रैंडमनेस टाइम के साथ इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, इस केस के लिए कोई बताएगा मुझे? डेल्टा एस, डेल्टा एस भी यहाँ पे डिक्रीज होता चला जाए। अब यहाँ पे जो डेल्टा एस की वैल्यू वो लेस देन जीरो क्यों है बेटा? क्योंकि सिंपल सी बात है बेटा, अगर तुम किसी इंक को, या कोई लिक्विड है ये इंक है, इसको तुम किसी पेपर के ऊपर एब्जॉर्ब करवा रहे हो तो इसके मॉलिक्यूल्स ऐसा है कि एब्जॉर्ब, ऑब्वियसली बेटा इंक की जो पहले रैंडमनेस थी, अब उतनी रैंडमनेस आफ्टर एड्सॉर्प्शन तो होगी नहीं। तो आफ्टर एड्सॉर्प्शन होने वाला क्या है बेटा? एड्सॉर्प्शन के बाद जो इंक के मॉलिक्यूल्स हैं जो पहले बहुत ज्यादा रैंडमली घूम सकते थे जब वो इंक की बॉटल में थे, बट आफ्टर गेटिंग एड्सॉर्ब्ड, जब वो एड्सॉर्ब हो गए, क्या वो उतना रैंडमली अब घूम पाएंगे? बिकॉज अब उतना रैंडमली घूम नहीं पाएंगे, बिकॉज वो किसी सरफेस से इंटरेक्ट कर चुके हैं। तो पहले एस एस आर मतलब एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट ऑब्वियसली ज्यादा होगी, और एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट एड्सॉर्ब होने के बाद वो डेफिनेटली, क्या लिख रहा हूँ, एस आर, अगर ये एस आर है एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट और ये एस पी है, तो डेफिनेटली एंट्रोपी रिएक्टेंट के केस में, रैंडमनेस रिएक्टेंट के केस में, पहले केस में ज्यादा थी प्रोडक्ट के केस में। समझाने के लिए हम लिख सकते हैं, जैसे हमने डेल्टा एच को समझा था इन केस ऑफ काइनेटिक्स। ठीक है, तो डेल्टा एस निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो एस पी माइनस एस आर, तो वैल्यू डेफिनेटली क्या आने वाली है? नेगेटिव, क्योंकि पहले रैंडमनेस ज्यादा थी, बाद में रैंडमनेस कम हो। तो डेल्टा एस की भी वैल्यू नेगेटिव हो गई, मतलब यहाँ पे जो रैंडमनेस है वो भी डिक्रीज हो गई है टाइम के साथ। अब डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी क्या है? नेगेटिव। तो डेल्टा एच तो नेगेटिव बना रहा है, चलो इट्स ऑल फाइन, लेकिन डेल्टा एस के नेगेटिव होने की वजह से टी डेल्टा एस है, उसका साइन कैसा हो गया है? पॉजिटिव। अब डेल्टा एच तो सब्सटेंस को या फिर डेल्टा जी को नेगेटिव बना रहा है, डेल्टा जी को क्या बना रहा है? नेगेटिव बना रहा है। बट टी डेल्टा एस क्या कर रहा है? टी डेल्टा एस डेल्टा जी को पॉजिटिव की तरफ लेके जाने की कोशिश कर। अब बेटा डेल्टा जी का साइन डिसाइड करने के लिए दोनों के मैग्नीट्यूड की चीजें डिपेंड करेंगी कि डेल्टा एच और डेल्टा एस, इसमें से कौन ज्यादा नेगेटिव कौन ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, इसलिए हमें करना क्या है? हमें डेल्टा एच को सपोर्ट करना है, डेल्टा एच को इंक्रीज करना है, सो दैट डेल्टा जी मोर नेगेटिव हो जाए और इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाए? नेगेटिव की डायरेक्शन में चला जाए। बाकी हमने डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन कन्वेंशन भी देखा था थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपको याद हो अच्छे से। देखा था कि नहीं देखा था, ये बताओ। इसीलिए डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए हमें डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, इनका मैग्नीट्यूड नेगेटिव रखना पड़ेगा।
अगर आई वॉन्ट टू मेक दिस एज अ नेगेटिव तो मुझे डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा। समझ आया? तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एच को हमें हाई रखना पड़ेगा सो दैट डेल्टा जी और नेगेटिव हो जाए, मोर नेगेटिव विल बी द डेल्टा जी। और डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा रिएक्शन उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होती चली जाएगी। एक बार फिर से बताना कि समझ आ गया, जरा ये बताओ, बिकॉज ये चीज जल्दी समझ आती नहीं है। अगर समझ आ गई तो रेड को तुम छापो, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, दे फर्स्ट टाइम तो मैं फिर से बता दूंगा। प्लीज एक बार कंफर्म करो अगर समझ आ गई है तो। ओके, वंस मोर, व्हाट अबाउट अदर्स? अरुण, आइडिया लगा कुछ? देव, आपको आइडिया लगा? एक बार और। अच्छा, देव को समझ आ गया, चलो सब लोग फिर से देखो। अब डेल्टा जी का मुझे साइन डिसाइड करना है ना, क्योंकि सारी चीजें थर्मोडायनेमिकली डिसाइड होती हैं विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा था। इसमें करेंगे क्या, इसमें डेल्टा एच और टी डेल्टा एच, डेल्टा एच और डेल्टा एच का साइन देखना है। अब डेल्टा एच यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, नेगेटिव, क्योंकि सरफेस एनर्जी कम होती जा रही है बेटा। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस अल्टीमेटली याद ही रखने वाली चीज है कि ये जो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। अब डेल्टा एस भी क्या है, नेगेटिव। क्यों? चीजें जो पहले बल्क में थी वो अब किसी मॉलिक्यूल से हिंज हो गई हैं, तो उनकी रेंडमनेस आफ्टर गेटिंग एड्सॉर्ब क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये जो पूरा का पूरा मैंने लिखा हुआ है ना, पूरा का पूरा ये समझाने के लिए लिखा हुआ है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो इन शॉर्ट अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इंक मॉलिक्यूल जो पहले बॉटम में थे वो किसी सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गए हैं, तो डेफिनेटली उनका रेंडमनेस क्या हो गया है, कम हो गया है। तो रेंडमनेस अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा एस सिस्टम का क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। बिकॉज ये तो सॉलिड सरफेस है, इस पे तो फर्क पड़ेगा नहीं रेंडमनेस पे। फर्क पड़ेगा सिर्फ एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स पे, जो पहले फ्री थे, सिर्फ लिक्विड में थे, बट आफ्टर एड्सॉर्प्शन दे हैव एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे रेंडमनेस थोड़ी टाइम के साथ डिक्रीज हो गई है। ठीक है। अब डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन आ गया, तो डेल्टा एच क्या कर रहा है, डेल्टा जी को नेगेटिव बना रहा है। अब डेल्टा एस नेगेटिव है और बाहर ऑलरेडी नेगेटिव था, तो ये वाला साइन कैसा हो गया, ये वाला साइन आ गया पॉजिटिव। तो डेल्टा एच और टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच क्या कर रहा है, डेल्टा एच डेल्टा जी को नेगेटिव बना रहा है, और टी डेल्टा एस इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेगा, है ना। तो व्हाट आई वांट इज, मैं डेल्टा जी को ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव रखना चाहता हूँ, बिकॉज जितना ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव होगा रिएक्शन उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, या फिर प्रोसेस उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसको नेगेटिव रखने के लिए डेल्टा जी का मैग्नीट्यूड मुझे बायो कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो डेल्टा जी की वैल्यू को हाईली हाई नेगेटिव लिख दूं मैं तो और ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, डेल्टा जी की वैल्यू हाई, या फिर इसे हाईली नेगेटिव रखना पड़ेगा। जब डेल्टा जी डेल्टा एच की वैल्यू में हाईली नेगेटिव रखूंगा तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा, और सब्सटेंस या फिर जो एड्सॉर्प्शन है वो मोर स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। आई होप नाउ दिस टाइम आई एम वेरी मच क्लियर। कोई समस्या है तो बताइए। प्रियांशी माँ, चलो ठीक है। और कभी कभी होता क्या है कि अभी अभी देखो, डेल्टा एच की वैल्यू अगर मैंने कहीं कम कर दी तो लेस नेगेटिव हो जाएगा, एड्सॉर्प्शन धीरे 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 स्लो होता चला जाए, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, एड्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे स्लो होता जाता है कि नहीं होता है, मैंने बताया था ना। तो वही है, तो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस धीरे धीरे स्लो होता जाएगा तो पता होगा क्या, तो डेल्टा एच है वो लेस और लेस नेगेटिव होता जाएगा जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन आगे और आगे की तरफ जाएगा, है ना। और डेल्टा एच कभी कभी धीरे धीरे डिक्रीज होते होते इतना कम हो जाएगा कि वो टी डेल्टा एच के इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ही वो टी डेल्टा एस के इक्वल होगा, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है जो मैंने आपको बताई
कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन का जो रेट है वो डिक्रीज होता जाता है। ये मैंने बताया था बिकॉज अब मैंने आपको क्लासरूम वाला एग्जांपल दिया। तो जैसे जैसे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन टाइम के साथ डिक्रीज होता रहेगा, तो उसको उसने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करते हुए ये कहा है कि डेल्टा एच जितना ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा, है ना, उतना ज्यादा बेटर कंडीशन है। बट जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन आगे प्रोसीड होगा, धीरे 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 जब उसकी वैल्यू स्लो होती रहेगी, वैसे वैसे डेल्टा एच जो डेल्टा जी को नेगेटिव बना रहा था, उसका वैल्यू लेस 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 नेगेटिव होता रहेगा। एज यू कैन सी इन द स्लाइड एज वेल, स्लाइड्स में भी देख सकते हैं कि डेल्टा एच को हमें हाईली नेगेटिव करना, बट जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन प्रोसीड करेगा, as adsorption proceeds, जैसे एड्सॉर्प्शन प्रोसीड करेगा, डेल्टा एच becomes more and more नेगेटिव। नहीं, क्या लिख रहा हूँ मैं, पागल हो गया हूँ। डेल्टा एच बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव, बिकॉज वो प्रोसेस स्लो होता जा रहा है ना, तो वो लेस एंड लेस नेगेटिव होता जा रहा है। और फिर उसकी वैल्यू इतनी कम होती जाएगी एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। जब ये कंडीशन आ गई तो एक साइन पॉजिटिव एक साइन नेगेटिव है, तो डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी एट इक्विलिब्रियम। यही हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में भी। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। बात समझ आ रही है मेरी ये? ठीक है। अगेन एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन लिखा हुआ है डेल्टा एच की डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट रिलीज्ड। हीट रिलीज्ड क्यों बेटा, क्योंकि एक्सोथर्मिक होता है। दिस इज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ एडसॉर्बेट गेट एडसॉर्ब on a particular adsorbent at adsorption equilibrium. Delta H becomes less negative. डेल्टा एस तो कांस्टेंट है बेटा, डेल्टा एस है रैंडमनेस में चेंज, तो पहले और आखिरी में रैंडमनेस में चेंज तो सिमिलर ही रहेगा बेटा। डेल्टा एस जितना नेगेटिव था उतना नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ धीरे धीरे सरफेस एनर्जी कम होती जाएगी ना, मैंने आपको बताया। रैंडमनेस में जो चेंज है वो तो उतना ही आएगा। बात समझ रहे हो, पहले इंक में था बॉटल में, उसके बाद सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, तो रेंडमनेस में जो चेंज है वो उतना ही रहेगा, बस डेल्टा एच की वैल्यू लेस एंड लेस नेगेटिव होती जाएगी एट एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। डेल्टा एच के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एड्सॉर्प्शन के साथ, बट डेल्टा एच लेस और लेस नेगेटिव होता चला जाए। ठीक है, तो एक मोल ऑफ एड्सॉर्बेट जब किसी पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब होता है एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम पे, उसे एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। अभी डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द बोथ एड्सॉर्बेट एज वेल एज एड्सॉर्बेट। और बेटा एड्सॉर्प्शन दो तरीके का होता है, एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, केमिकल एड्सॉर्प्शन। नाम से ही पता लग रहा है बेटा, अगर एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स, इफ द particles of the adsorbate are held to the surface of the adsorbent by the physical forces such as van der Waals force of attractions, then that adsorption is called physical adsorption या फिर van der Waals adsorption। तो जब बेटा एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के सरफेस के बीच कोई फिजिकल फोर्सेस काम करें जैसे van der Waals फोर्सेस, तो उनको बोलते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल मतलब जो फिजिकल प्रोसेस है, कोई केमिकल चेंज नहीं। बाकी नेक्स्ट है केमिकल सॉर्प्शन या फिर केमिसॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन को फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं और केमिकल एड्सॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, है ना। केमिसॉर्प्शन थोड़ा कूल शब्द लग रहा है, केमिकल एड्सॉर्प्शन थोड़ा ओल्ड एज टाइप का लग रहा है, ओल्ड स्कूल टाइप। ठीक है, तो आपको जो सुंदर है जो पसंद है वो बोल देना। अभी हम नए नए हैं तो हम ओल्ड स्कूल वाला नाम ही बोल लेंगे, केमिकल एड्सॉर्प्शन। बाकी इसकी डेफिनेशन क्या है, when the molecules of the adsorbate are held to the surface by the adsorbent by the chemical forces, मतलब उनके आपस में इंट्रैक्शन हो, केमिकली चेंजेस आए, then the adsorption is called chemical adsorption, उसे केमिकल एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। और जो डिफरेंस है बेटा केमिकल और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसके काफी क्वेश्चन, उसका हर एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इतना याद होना चाहिए कि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ, आप चार में से मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट कर पाओ। एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होते हैं,
तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में करना क्या है बेटा कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है आपको सिर्फ वो चूज करना आना चाहिए। आपको आंसर थ्योरेटिकली पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, दिस इज नॉट अ सब्जेक्टिव अप्रोच। बस आपको मेन पॉइंट्स में जहां पे डिस्टिंक्शन है, जहां पे कंफ्यूजन है, उनमें क्लैरिटी रखनी है। आपको पूरा याद कभी नहीं करना है। तो थ्योरेटिकल चैप्टर से पता नहीं स्टूडेंट्स क्यों डरते हैं, बट थ्योरेटिकल चैप्टर तो ज्यादा इजी पिकिंग है, बिकॉज उसमें दिमाग लगाना नहीं ज्यादा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लग जाए जिसपे टीचर ने एम्फेसिस दिया है, बस तुम्हें चार में से मोस्ट अप्रोप्रिएट चेक करना आना चाहिए बस। बिकॉज वी नॉट हैव टू राइट अ वन पेज आंसर, दिस इज नॉट अ बोर्ड क्लास। एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस। फिजिकल में द फोर्सेस बिटवीन द एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स एंड द एड्सॉर्बेंट आर वीक वॉन्टरवॉल फोर्सेस, ये वीक वॉन्टरवॉल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। बाकी केमिकल एड्सॉर्प्शन में द फोर्सेस बिटवीन द एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स एंड द एड्सॉर्बेंट आर स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस। यहाँ पे बेटा वीक फोर्सेस है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। अब वीक और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के बेसिस पे इनको हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बाहर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसका जो हीट एड्सॉर्प्शन का ऑर्डर है वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल है, और यहाँ पे लो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है फिजिक्स ऑप्शन में। और केमिस्ट ऑप्शन में दे आर हैविंग द हाई हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ द ऑर्डर 200 टू 400 किलो जूल। ठीक है। चलो उसके बाद फिजिक्स ऑप्शन यूजुअली अकर्स एट द लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पे ही काम करता है, एंड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ साथ इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस बढ़ जाती है यूजुअली। रैंडमनेस बढ़ने के बाद वो एड्सॉर्ब कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसीलिए फिजिक्स ऑप्शन या फिजिकल एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा फिजिकली एड्सॉर्प्शन कम होता जाएगा। तो जो एड्सॉर्प्शन है फिजिकल एड्सॉर्प्शन वो लो टेम्परेचर पे ही ज्यादा फेवरेबल है। केमिस्ट ऑप्शन क्या है, इट अकर्स एट द हाई टेम्परेचर। क्यों बेटा, क्योंकि बेटा केमिकल इंटरेक्शन है तो कुछ ना कुछ बॉन्ड्स ब्रेक भी करने पड़ेंगे और कुछ ना कुछ बॉन्ड्स फॉर्म भी करने पड़ेंगे, है ना। तो बेटा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए केमिकली इंटरेक्ट करने के लिए किसी के साथ, तो उस एनर्जी को लेने के लिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर इसको फेवर करता है। तो फिजिकल ऑप्शन लो टेम्परेचर पे फेवरेबल है, और केमिस्ट ऑप्शन हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल है, बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज होता है। अब मैं आपको इसका ग्राफ भी बताऊंगा, बॉन्ड ब्रेकेज होता है। बाकी फिजिकल प्रोसेस है, इट इज दैट इज व्हाई इट इज रिवर्सिबल। ये केमिकल चेंज है, दैट इज व्हाई इट इज रिवर्सिबल। ठीक है। बाकी लिखा हुआ एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन मतलब अब ऑब्वियसली किसी गैस का मॉलिक्यूल्स किसी सॉलिड के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब गैस की फॉर्म में तो रहेगा नहीं, तो इट मे बी पॉसिबल वो लिक्विफाई हो जाए। तो जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है अपॉन द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, कि लिक्विफाई जितना ज्यादा गैस होगी उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकता है उसका इजीली। ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द केस ऑफ इन द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। बाकी जो फिजिक्स ऑप्शन होता है दैट इज वेरी लेस स्पेसिफिक इन नेचर। मतलब लेस स्पेसिफिक का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको N95 मास का एग्जांपल बताया था, उस मास के एग्जांपल में क्या था बेटा, एक ही मॉलिक्यूल था, एक ही एड्सॉर्बेंट था। क्या, चारकोल। वही चारकोल अमोनिया को भी एड्सॉर्ब कर रहा था, वही चारकोल SO2 को भी एड्सॉर्ब कर रहा था, वही चारकोल वायरस को भी एड्सॉर्ब कर रहा है, वही चारकोल अमोनिया को भी एड्सॉर्ब कर रहा है। तो एक ही एड्सॉर्बेंट सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट एड्सॉर्बेट्स को एड्सॉर्ब कर रहा है ऑन द सर्फेस। ठीक है। इसलिए लेस स्पेसिफिक इन नेचर है। और लिखा हुआ है ऑल गैसेस आर एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड टू सम एक्सटेंट। बाकी सारी गैसेस किसी न किसी एक्सटेंट से, कोई ज्यादा कोई कम, वो एड्सॉर्ब जरूर हो जाती हैं अगर वो एक अच्छा एड्सॉर्बेंट है तो। ये किसकी बात है, ये फिजिक्स ऑप्शन की बात है। इसके बाद केमिस्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर बेटा एंड अकर्स
ओनली व्हेन देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द एडसॉर्बेंट एंड द एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल। ये तभी होता है जब एडसॉर्बेंट एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स में कोई बॉन्ड का इंट्रैक्शन या फॉर्मेशन हो। है ना, तो इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। किसकी बात कर रहा हूं मैं? केमिस्ट ऑप्शन इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। जब बॉन्ड ही बनेगा उनके बीच तभी ये होगा, जब तक बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक कोई सीन ही नहीं है। बाकी लिखा हुआ फॉर्म्स इन अ मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स का मतलब क्या है? देखो मैं फोटो बना देता हूं। अगर मैं फिजिक्स ऑप्शन की फोटो बनाऊं तो सपोज दिस इज अ सरफेस। ये सरफेस, अब इसके सरफेस पे, सरफेस मतलब ये क्या है? एड्सॉर्बेंट है। अब इस पे एड्सॉर्बेंट लग रहा है, एड्सॉर्बेंट लग रहा है इस पे। अब फिजिकल प्रोसेस है तो बेटा ये मल्टीपल लेयर्स में हो सकता है। इसको बोलते हैं मल्टीपल लेयर। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, जैसे मल्टीपल लेयर्स हो सकती है। क्योंकि बेटा यहाँ पे लो बॉन्ड एनर्जी है ना, इसीलिए ये मल्टीपल लेयर्स में काम करता है। ये कौन है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट ऑप्शन को देखिए। इट फॉर्म्स मोनोमोलिकुलर लेयर। ये मोनोमोलिकुलर लेयर बना रहा है बिकॉज इसके बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा हाईली होती है, हाई होती है। इसलिए ये मल्टीपल फॉर्म्स लेयर नहीं कर सकता, मल्टीपल लेयर्स फॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एक्स बाई एम डिक्रीजेस विद द प्रेशर। एक्स बाई एम का ग्राफ अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रेशर के साथ साथ जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है एक्स बाई एम, एक्स क्या है बाई एम क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो प्रेशर के साथ इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है और इस केस में भी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एक्स बाई एम की वैल्यू प्रेशर के साथ इंक्रीज होती है। तो ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वाला केस अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ द ग्राफ जो हमें आगे पढ़ना। अभी फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में कोई समस्या हो किसी को तो बताओ। समझ आ गया? तुम होशियार हो कि मैंने ठीक ठीक पढ़ाया है? बताओ कारण बताओ, इतनी जल्दी समझ आ गया? मैंने ठीक ठीक पढ़ाया, तुम भी तो होशियार हो। पहली क्लास में याद है मैंने क्या कहा था? ये टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है, तो आपको और हमारा दोनों का ही सपोर्ट जरूरी है। कुछ लोग तो यही सुनना चाहते थे कि हम बहुत अच्छे हैं सर। अरे तुम लोग सब पैदा ही इंटेलिजेंट हुए थे, तुम पैदा इंटेलिजेंट हुए थे सब। हम लोग मेहनत करके टीचर्स बने केमिस्ट्री के, जेई पहले क्रैक किया, फिर दोबारा पढ़ाई की, अब जेई के और नीट के टीचर्स हैं। अरे तुम लोग तो इंटेलिजेंट ही पैदा हुए। कहाँ अपना स्ट्रगल कर रहे हो, सीधे आईआईटी में जाके लेक्चर देने शुरू करो। इससे बार में रिटायर हो गए, फिजिक्स का पोस्ट खाली है आईआईटी कानपुर में, जाओ लेक्चर देना शुरू करो, मजे करो। अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 75,000 तो मिल ही जाएगी। 75-80,000 स्टार्ट हो जाएगी तुम लोगों की सैलरी आईआईटी में, अगर तुम पढ़ाओगे तो। मजे करो जिंदगी के, और क्या। ऑल इंडिया सिंगल डिजिट 2 डिजिट को पढ़ाओ। कहाँ पढ़ाई लिखाई करके टाइम वेस्ट कर रहे हो? नेक्स्ट हमारा है कॉम्पिटिटिव एड्सॉर्प्शन। कॉम्पिटिटिव एड्सॉर्प्शन जैसे नाम से ही पता लग रहा है, सपोज किसी एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स मैंने एड्सॉर्ब कर लिया। जब सिंपल सी बात है, देखो इसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। जैसे सपोज
एक एड्सॉर्बेंट था। एड्सॉर्बेंट है और इसके सरफेस पे दो चीजें एड्सॉर्ब करवा रहा हूँ, एक सब्सटेंस ए और एक सब्सटेंस बी। है ना, तो मैं ही एज्यूम कर रहा हूँ कि जो सब्सटेंस ए है इसका जो एड्सॉर्प्शन है, उसका जो रेट है काफी ज्यादा क्या है, हाई। और जो बी का एड्सॉर्प्शन है उसका रेट अभी काफी ज्यादा स्लो। एड्सॉर्प्शन ऑफ ए है उसका रेट काफी हाई, और एड्सॉर्प्शन ऑफ बी है उसका रेट काफी ज्यादा लो या फिर स्लो। ठीक है, तो होगा क्या कुछ टाइम के बाद, अब सरफेस पे ए और बी के मॉलिक्यूल्स आने खूब सारे, तो होगा क्या बेटा, ए के मॉलिक्यूल्स तो खूब सारे आ जाएंगे, उस पर कहीं कहीं बी मिलेगा, जैसे मैंने ए बी लिखा हूँ। समझ आया? इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एड्सॉर्प्शन के, इस एड्सॉर्बेंट ने ए को ज्यादा प्रेफर किया एड्सॉर्ब करना ओवर बी, इसी को ही बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एड्सॉर्प्शन। बस यही था बेटा, थ्योरेटिकल टॉपिक ही होते हैं, इसमें एग्जांपल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। है ना, तो कुछ लगेगा, फर्दर स्ट्रांगली एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस में डिस्प्लेस अ वीकली एड्सॉर्ब सरफेस, मतलब होगा क्या कुछ टाइम के बाद, ये जो खूब सारा ए लिखा हुआ है ना, इट में भी पॉसिबल कि जो नेक्स्ट लेयर बने उसमें इतना ज्यादा ए हो जाए कि वहां पे तुम बी को काउंट ही ना कर पाओ, तुम बी को नेग्लिजिबल मान। क्यों? अगर तुम्हारे पास ए के 1000 मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो गए और बी के सिर्फ 10 से 11 मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हुए, तुम यही बोल सकते हो ना कि सिर्फ ए ही है सब्सटेंस में, या फिर ए ने बी को पूरा का पूरा गायब कर दिया। अभी जो रेशियो है ना ए और बी का, ये टाइम के साथ तो और कम होता जाएगा, तो एक टाइम के बाद बी हो जाएगा 2000, ए हो जाएगा 2000 एड्सॉर्ब, और बी का रेट कितना हो जाएगा 20 से 22। यहाँ पे तो रेट और खराब हो गया ना, रेशियो और खराब है, गड़बड़ हो गया। तो जो रेशियो है वो और धीरे धीरे खराब होता जाएगा, और एक रेशियो ऐसा आएगा तुम ऑलमोस्ट ये बोल सकते हो कि ए ने बी को पूरा का पूरा गायब ही कर दिया है, ऐसा फील आने लगेगा तुमको, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं। है ना, तो वही होता है कॉम्पिटिटिव एड्सॉर्प्शन। बाकी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी है, अगर तुम लोग एनआईटीज या आईआईटीज में जाओगे तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट आपको करवाया जाए ना। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के बारे में थोड़ा सा अगर इनिशियल इंट्रोडक्शन में दूं तो तुमको एक, मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ये जरा एक्सपेरिमेंट था क्या, कब किया था, केमिस्ट्री लैब में किया था। फर्स्ट ईयर में सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा ना, वहाँ पे केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट किया था। तो हुआ क्या था, हमको एक ऐसी प्लेट दी गई थी ग्लास की, है ना, और इसके ऊपर हमें सिलिका जेल की कोटिंग करने को कहा गया था, सिलिका जेल था, उसकी कोटिंग करके वो हमने उन्होंने दिया था, ये सिलिका जेल था। एक कांच की लेयर पे हमने सिलिका जेल की कोटिंग की थी। सिलिका जेल एक बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट है। बेटा आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे, है ना, वो एग्जांपल्स इस शीट में मेंशन्ड है, तो आप उन एग्जांपल्स को याद रखें। तो सिलिका जेल की कोटिंग करी थी, ग्लास था, ये ग्लास प्लेट है जो ब्लैक कलर का है, दिस इज अ ग्लास प्लेट। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद व्हाट वी हैव डिड, हमने हमने दो डॉट्स रखे थे ऐसे, ये दो अलग अलग सब्सटेंसेस थे बेटा। बेटा क्या हुआ, ग्लास लेयर ही गायब हो गया, इसे बना लेते हैं पहले, यस। हाँ एक ये था, और एक और, हाँ, ये तो अलग अलग सब्सटेंस यूज किए थे बेटा हमने, ये एड्सॉर्बेंट की तरह काम कर रहा था। ये पहला सब्सटेंस ए है, दूसरा सब्सटेंस बी, फिर इसको क्या करते थे, इसको टिल्ट करके रख देते थे,
होता क्या था बेटा, आफ्टर सम टाइम वी हैव ऑब्जर्व, हमने ये देखा कि कोई एक जो ज्यादा एड्सॉर्ब हो जाता था वो सरफेस पे एक लंबी लेयर तक नीचे तक एड्सॉर्ब होता चला जाता। यहाँ पे हम थिक पॉइंट रखते थे एड्सॉर्बेंट का, एड्सॉर्बेट का। उसके बाद जो कम एड्सॉर्ब होता था वो धीरे धीरे यहीं तक जाता है। उसके बाद जो डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस तक ए और बी एड्सॉर्ब हुआ, उसके डिस्टेंस का हम रेशियो देखते थे। इसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इससे हमें ये पता लगता है कि किसी सरफेस पे किसी एड्सॉर्बेट का कितना एड्सॉर्प्शन हुआ। ये तो मैंने लिक्विड और सॉलिड के बारे में बताया। आप गैस का लिक्विड में भी कर सकते हो, गैस का सॉलिड में भी कर सकते हो। बस जब भी आप गैस को एज एड्सॉर्बेंट लोगे और क्रोमेटोग्राफी करोगे तो उसके लिए तुमको थोड़ा एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखना पड़ेगा। तो हमको मैनुअली करवाया गया था फर्स्ट ईयर में, व्हेन वी वर इन द फर्स्ट ईयर इन द ईयर ऑफ 2013। 2013 की बात है। अब तो सारी चीजें हो सकता है तुम लोग जब जाओ तो तुमको हो सकता है ये सॉफ्टवेयर के थ्रू करवाया जाए, है ना, बिकॉज अब तक तो 6-7 सालों में टेक्नोलॉजी में थोड़ा हाइक आ गया है, एनआईटीज आईआईटीज थोड़ा एडवांस हो गए हैं। तो ये जो हमको मैनुअली करवाया गया था, हो सकता है आपको ये वर्चुअली करवाया जाए, मतलब कोडिंग के फॉर्म में ग्राफ आप आपको बनवाना था। ठीक है, तो आप आईआईटी एनआईटी में गए फॉर्चुनेटली। आई होप आप सभी जाएं अपने अपने बेस्ट कॉलेजेस में जो आपने सोच रखे हैं। जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं वो एम्स में जाएं बेटा, और एंड जो जेई के हैं वो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर में जाएं। आईआईटी दिल्ली इज ऑल्सो गुड कॉलेज। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो मैंने आपको बताया था, कॉलम क्रोमेटोग्राफी सब जेई वाले तो सब आईआईटी में जाएं बेटा, है ना। उसके बाद गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी का बेटा एक्सपेरिमेंटल सेटअप थोड़ा टफ होता है। एक्चुअली एक पीएचडी स्कॉलर था जो हमारे लिए कभी कभी लैब्स क्लियर करते हैं, टीचर। तो वो गैस क्रोमेटोग्राफी पे अपना प्रोजेक्ट कर रहे थे। मेरे को तो नील सर ने कहा कि आप 12 बजे तक क्लास ले लो, मेरे पास मैसेज आया नील सर। प्रियांश का क्वेश्चन मैसेज तभी आता है जब क्लास ओवर होने वाली है, उसके पहले कोई मैसेज नहीं आया। पढ़ो चुपचाप इधर, नील सर का मेरे पास मैसेज आया कि 12 बजे तक आप पढ़ा सकते हो, तो पढ़ाई। मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ा दूंगा। हमने स्टार्ट भी तो लेट किया था बेटा, तो हमारी क्लास 12 बजे नहीं है, 12:15 तक है, 12:15। है ना अरुण, 12:15 तक क्लास है ना? 12:15 से क्लास है ना? हाँ तो बस 15 मिनट सफिशियंट होता। तुम घर पे ही बैठो बेटा, तुम्हें कोई बहुत ज्यादा घर में हेल्प नहीं करवानी, तुम ना करवाते होगे। घर पे मम्मा की हेल्प करवाते हो काम में तुम लोग, फिर पढ़ाई का बहाना करके। अरुण हेल्प करवाते हैं? अच्छा एक का एग्जाम्पल बताओ बेटा, थोड़ा बोर हो गए होगे तुम तो। पढ़ पढ़ के चलो थोड़ी बात कर लेते हैं 2-3 मिनट, फिर टॉपिक खत्म करके मैं रैप अप कर दूंगा क्लास आज की। हाँ, क्या क्या हेल्प करवाते हो बेटा? जैसे मम्मी ने खाना बनाया तो खाना खा लिया, है ना। मम्मी ने चादर बिछाई तो चादर खराब कर दी, तो यही काम होंगे तुम्हारे। तुम ऐसे ही हेल्प करते हो, मम्मी ने खाना बनाया तुमने खा लिया, खाना अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दिया। कोई झाड़ू पोछा भी करता है मम्मी के साथ? और हम क्या क्या हेल्प करवाता है? अच्छा, प्लेट्स उठा दी, पानी भर के दिया, चलो अच्छा है। ये तो बहुत छोटे छोटे काम है बेटा, ये तो मम्मी ऐसे सी कर लेती है। चलो हेल्प करवाया करो मम्मी की जहाँ तक पॉसिबल, बिकॉज मम्मी लोग तो दिन भर किचन में ही लगे रहते हैं। हम सबके लिए एज यू ऑल नो, है ना, जो हम चीजें फैलाते हैं उसे उठा उठा के रखते हैं। मम्मी की हेल्प कर दिया करो वेन एवर इट इज पॉसिबल, बिकॉज तुम भी 24 घंटे तो डेफिनेटली नहीं पढ़ते होगे। जब भी मौका लगा करे मम्मी के पास जाओ, उनकी मदद करो, उनकी हेल्प करो। उन्हें अच्छा लगेगा, उनकी स्माइल देख के तुम्हें अच्छा लगेगा। बहुत ध्यान रखते हैं मम्मा सबका, तो उनका ध्यान भी रखा करो। कभी 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 उनकी बात सुन लिया करो, उनसे बैठ के बात किया करो, कभी उनके बारे में पूछा करो। हाँ मैं भी करता हूँ, मम्मी बोलती हैं कि वॉशिंग मशीन के अपने ऊपर डालो, ये डाला था। कभी कभी कहते हैं कि डस्टिंग में हेल्प करा दो, डस्टिंग में हेल्प करवा देता हूँ। जैसे अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ फिलहाल, मम्मा अकेले ही लगी हैं। अभी मैं क्लास ओवर होने के बाद जाऊंगा तो शायद थोड़ा बहुत हो काम की, ऊपर वाइपर लगा दो, बारिश हो गई है तो ऑल दैट स्टफ। और वेन एवर पॉसिबल मैं हेल्प कर ही देता हूँ मम्मा की।
अब क्लास के बीच में तुमको पढ़ाने के बाद ही जाऊंगा। बाकी जो नहीं बोल रहे मैं समझ गया वो कितना काम करते हैं। देव तुम भी हेल्प कराते हो बेटा, कैसे हेल्प कराते हो बताओ। ये तो बेचारा शांत हो जाता है हमारे डिस्कशन। हाँ, तो gas mass function because easily liquefiable poisonous gases like Cl2, SO2, SO3 get absorbed on the active charcoal in the preference of non-poisonous gases। एक्चुअली होता क्या है, जो ज्यादा पॉइजनस गैसें होती हैं वो इजीली लिक्विफिएबल होती हैं। जो इजीली लिक्विफिएबल गैसेस हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं ओवर द नॉन पॉइजनस गैसेस, है ना। इफ इवन इफ दे आर प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ द एटमोस्फियर। एक्चुअली होता क्या है, अब हमने पढ़ा था फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, ये पढ़ा था तो इस पे हर गैस थोड़ा बहुत तो एड्सॉर्ब होगी ही होगी, लेकिन लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस पे भी चीजें डिपेंड करती है। तो जो इजीली लिक्विफिएबल गैस हैं वो बाकी नॉन पॉइजनस गैसेस जैसे ऑक्सीजन या फिर ऑल अदर गैसेस जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं, उन सारी गैसेस से ज्यादा ये जो पॉइजनस गैसेस वो एड्सॉर्ब ज्यादा होती है। भले ही इनका अमाउंट कम होना एटमोस्फियर में, लेकिन ये इतनी ज्यादा लिक्विफिएबल है कि जो अमाउंट एक फैक्टर है उसके ज्यादा लिक्विफिएबल फैक्टर इज द मोर इंपॉर्टेंट एंड मेजर फैक्टर इन द एड्सॉर्प्शन ऑफ द गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ट, है ना। तो ये डाउट ये भी तो हो सकता है कि सर सब कुछ थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हो सकता है जब हम इनहेल करें तो मास्क से ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब हो जाए, हमको ऑक्सीजन ही कम मिल पाए। लेकिन ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है लेकिन बहुत बहुत कम होता है कंपेयर टू SO2 एंड क्लोरीन, बिकॉज उनका लिक्विफिकेशन ज्यादा है। तो ये वाला पॉइंट समझ आ गया। अब दूसरा पॉइंट है कि सर जो पॉइजनस गैसेस उनका अमाउंट भी कम होता है, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज ये ज्यादा लिक्विफिएबल, इससे भी ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, भले ही इनका अमाउंट एटमॉस्फेयर में काफी कम। ठीक है। बाकी मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस, कि नोबल गैसेस का मिक्सचर पड़ा हीलियम नियॉन आर्गन, उनको हम एड्सॉर्प्शन से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग द कोकोनट चारकोल बाय मेंटेनिंग डिफरेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर अलग अलग सेट करके, तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैस एड्सॉर्ब और डिसॉर्ब होती रहती है कोकोनट चारकोल के ऊपर। तो उस बेसिस पे हम एड्सॉर्प्शन के एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। सारे एग्जांपल्स हैं किसके? कॉम्पिटिटिव एड्सॉर्प्शन। ठीक है। बाकी एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैसेस ऑन द सॉलिड, इसके बारे में डिस्कशन बेटा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इंट्रोडक्शन था इसलिए थोड़ा सा हमने कम ही पढ़ा, बाकी आगे के टॉपिक्स हम फटाफट खत्म कर देंगे द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय।